नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके रवि सर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको पुलिस, रिट, पटवार, रेलवे इत्यादि जो भी भर्तियों की परीक्षा है उन सब की आपको तैयारी करवाई जाएगी तथा उनसे जो भी इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको इसके साथ करवाए जाएंगे। साथ में मैं नारायण सिंह राव आपको सामान्य विज्ञान का जो भी पाठ्यक्रम होगा वो पूरा करवाऊंगा। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर होगा हमारा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। अब बात आती है मानव का जो भी पाचन तंत्र उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं तंत्र क्या होता है। तंत्र होता है एक अंगों का समूह। जो भी अंग होते हैं वो अंगों का जो समूह होता है वो अंगों का समूह ही आपका क्या कहलाता है? तंत्र। अंगों का समूह। अंगों का समूह क्या कहलाता है? तंत्र। अब ये अंगों का समूह किसके लिए कार्य करता है? कोई भी भोजन के लिए, पाचन के लिए कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? पाचन तंत्र। अब बात आती है पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? हमारे जो भी भोजन होता है उस भोजन के जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन क्या हो गई? भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उन अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और पाचन में जो भी अंग समूह के रूप में कार्य करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तंत्र। इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है पाचन तंत्र बोला जाता है। अब बात आती है कि अपन भोजन का जो जटिल अणु कैसे होते हैं। तो अपन भोजन के रूप में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि, ये जो भी है ये सारे भोजन के रूप में अपन खाते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तो हमारे क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं। साथ में जो विटामिन और खनिज है ये अपन क्या होता है? सरल अणु होते हैं। इनके पाचन की जरूरत नहीं होती, इनको अपन इस जटिल अणुओं के साथ ही खा लेते हैं। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट जटिल है तो इनसे अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा नहीं, इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। इनके सरल रूप होते हैं उनसे अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इन सरल रूपों को हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तब कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जब सरल रूप है तो ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में टूटेगा? आपके ग्लाइकोजन में। इसी प्रकार वसा, वसीय अम्ल, और वसीय अम्ल से किसमें टूट जाएगी? आपके ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन, प्रोटीन पहले पेप्टोड में टूटेगी और पेप्टोड से किसमें टूटेगी? एमिनो अम्ल में। तो हमारा जो ये अपन ने जटिल भोजन किया था, जो भोजन के बड़े अणु थे, उन बड़े अणु किस रूप में टूटे? पहले छोटे अणुओं में। और इन छोटे अणुओं से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो पाचन की क्या परिभाषा हुई कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? पाचन। तो अब बात आती है हमारे शरीर में भोजन का किस रूप में संग्रहित होता है। पहला तो अगर पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का भोजन का किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन। वसा किस रूप में संग्रहित होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस रूप में संग्रहित होती है? पेप्टोड। और लास्ट में जो सबसे छोटी कही वो है एमिनो अम्ल। तो इन तीनों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो अब ये हो गई हमारे पाचन की परिभाषा। अब इस पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कौन करता है इसका पाचन? तो इसका जो भी भोजन का जो पाचन है उसको करने वाला एक नाम होता है एंजाइम। यानी कि हमारे भोजन को, पाचन की क्रिया, भोजन को छोटे अणुओं में जो तोड़ने की जो प्रक्रिया कौन करता है? एंजाइम करते हैं। अब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो आपको पता है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम है वो अपन के जो भी रासायनिक पदार्थ जिसमें बनते हैं उसकी गति को बढ़ा देते हैं, या कह सकते हो उसकी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। अब है अपन पाचन तंत्र
कितने भागों में होता है? पूर्ण 2 भागों में। सबसे पहले अपन लेते हैं यहां पर पाचन तंत्र, यह हमारे 2 भागों में पूर्ण होता है। अगर बात करें हमारे जो भी वो अंगों का जो समूह है, उस अंगों का समूह को अपन क्या बोलते हैं? इधर आहार नाल, और इधर अपन क्या लेंगे? दूसरा अपन का प्रकार होगा ग्रंथियां। अब बात आती है कि ग्रंथियां क्या होती है। ग्रंथियां, अब जैसे ग्रंथियां क्या होती है? जो रस, एंजाइम और हार्मोन, यानी कि ऐसे अंग जो आपके रस का, एंजाइम का, हार्मोन का स्त्रावन करते हैं, वो अंग क्या कहलाते हैं? हमारे ग्रंथियां। और ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरी होती है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब बहिःस्रावी ग्रंथियां किसे कहेंगे? जो रस, कोई भी रस है और एंजाइम का स्त्रावन करती है, वो तो आपकी हो जाएगी बहिःस्रावी। और अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहेंगे अपन? जो हार्मोन का स्त्रावन करती है, वो क्या हो जाएगी? आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हमारे भोजन में जो पाचन की क्रिया कौन पूर्ण करता है? कोई भी रस और एंजाइम। तो हमारे भोजन की जो प्रक्रिया में जो ग्रंथि काम आएगी वो कैसी होगी? बहिःस्रावी ग्रंथियां, या उनको बोला जाता है पाचक ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथि, या इसको बोला जाएगा पाचक ग्रंथियां। अब है हमारी आहार नाल में जो भोजन की जो प्रक्रिया सबसे पहले कहां पे शुरू होगी? मुख से। अब यहां पर आपको मुख या एक वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है, मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। तो मुख में जो भी भोजन की क्रिया होगी कौन सी ग्रंथि के द्वारा होगी पूर्ण? इधर लार ग्रंथि के द्वारा। मुख से भोजन कहां आ जाएगा आपका? भोजन नली में। भोजन नली से भोजन आएगा आपका आमाशय में। तो आमाशय में जो भोजन का पाचन है वो कौन करेगा? आपकी जठर ग्रंथियां। कौन करेगा? जठर ग्रंथियां। आमाशय से भोजन आएगा आपके छोटी आंत में। तो छोटी आंत में कौन सी पाचक ग्रंथियां काम है? 2 होती है, एक तो यकृत ग्रंथि, दूसरी हो जाएगी आपके अग्नाशय ग्रंथि। और उसके बाद आपको भोजन आ जाएगा आपके बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन आ जाए, जितने छोटे अणु में टूट जाता है, तो वहां पर अपन के कोई भी पाचक एंजाइम की जरूरत होगी नहीं। और बड़ी आंत से भोजन आ जाएगा आपका गुदा में, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा उस गुदा के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो हमारी आहार नाल कितने भागों में बट गई? मुख, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और साथ में कौन कौन सी ग्रंथि कार्य करेगी? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो टोटल कितनी ग्रंथियां हो गई हमारे? इसमें 4 ग्रंथियां कार्य करेगी। कितनी ग्रंथियां कार्य करेगी? 4। अब अपन इसके बारे में पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन मुख, या कह सकते हो मुख गुहा। अब मुख हमारे कितने भागों में बंट रखा होता है? 2, यानी कि मुख में 2 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है आपके दांत, और दूसरा होता है आपकी जीभ। तो सबसे पहले अपन भोजन किसके द्वारा ग्रहण करेंगे? मुख के द्वारा। तो वहां पर 2 अंग कार्य करेंगे, दांत और जीभ। अब बात आती है, सबसे पहले अगर अपन बात करें दांत की, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है टीथ। अब देखो, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि दांतों के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान में वो एक शाखा बन जाती है। तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। यानी कि यहाँ पर ओ साले लगा तो क्या बोला जाएगा? डेंटोलॉजी। तो दांतों का जो भी अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? कौन सी शाखा द्वारा किया जाएगा? डेंटोलॉजी के द्वारा। अब अगला है, अपन के दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती। द्विबार
दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दांत जो जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो मनुष्य में जीवन में दांत कितने, 2 बार आते हैं। तो मनुष्य में भी दांतों का कैसे होंगे, द्विबार दंती। एक आते हैं आपके अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, या इसको बोला जाता है दूध के दांत। और दूसरा आपका प्रकार होगा स्थायी दांत। तो अब देखो, जो अस्थायी दांत या दूध के दांत होते हैं वो आपके मिनिमम 7 या 8 साल या 10 साल तक रहते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो जो दूध के दांत है उनकी संख्या कितनी होती है, 20, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। अब ये कब होता है 32, जब स्थायी दांत पूर्ण रूप से आ जाते हैं तब 32। अब बात आती है कि इसमें 32 में से कौन से दांत दोबारा आते हैं और कौन से एक बार आते हैं। तो ये जो दूध के जो 20 दांत गिर जाएंगे एक बार, तो उस 20 दांत में से ये 20 तो वापस आ जाएंगे, तो ये 2 बार आ गए। फिर प्लस एक बार आने वाले कौन से होते हैं, 12। तो टोटल 20 प्लस 12 कितने हो गए, 32 दांत क्या होता है आपके स्थायी दांत। और दूध के दांत कितने होते हैं, 20। तो इस प्रकार अपन क्या कहते हैं, हमारा दांतों का कैसे होता है, द्विबार दंती। अब है अगला है अपन के दांतों के प्रकार। सबसे पहले लेते हैं अपन दांतों के प्रकार। अब है मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले दांत का प्रकार अगर बात करें तो वो होगा कर्तंक। कर्तंक को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा होगा आपका रदनक, रदनक को इंग्लिश में बोला जाएगा कैनाइन। तीसरा होगा आपका अग्रचवर्णक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री मोलर। और चौथा दांत का प्रकार होता है आपका चवर्णक, इसको बोला जाएगा आपका मोलर। अब बात आती है, सवाल आ जाए मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, कर्तंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब कर्तंक की स्थायी दांत की बात करें, टोटल स्थायी दांत, तो स्थायी दांत आ जाते हैं मनुष्य में, या वयस्क मनुष्य की बात करें तो कर्तंक कितने होते हैं, 8। रत्नक कितना होता है, कुल 4। और अग्रचवर्णक कितना होता है, 8। और चवर्णक टोटल कितना होता है, 12। तो 8 दोनों जबड़ों में, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। तो कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। अब कर्तन का काम क्या है कि कोई भी भोजन का रूप है उसको काटना, भोजन को काटना। और रत्नक का कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना, फाड़ना, जो भी है। और अगर चवर्णक का काम क्या होता है, भोजन को चबाना, पीसना। और चवर्णक का काम क्या हो गया, वही पीसना और उसको मिश्रित करना, मिश्रित करना। तो इस प्रकार हमारे मनुष्य की बात करें तो हमें कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। कर्तंक जिसमें हमारे दोनों जबड़ों में इसकी संख्या होती है 8। रत्नक, रत्नक में रत्नक का काम क्या होता है, चीरना, फाड़ना, इसकी संख्या होती है 4। अगर चवर्णक की संख्या होती है 8 और चवर्णक की संख्या होती है 12। तो टोटल स्थायी दांत कितने हो गए, 32। अब अपन लेते हैं अगला, इससे आएगा आपका दंत सूत्र। अब अगला अपन का जो इससे चैप्टर से रिलेटेड वो है दंत सूत्र, दांतों का। अब दंत सूत्र अपन 2 तरीके, एक तो स्थायी दांत का और एक होगा आपके अस्थायी यानी दूध के दांतों का। अब स्थायी दांत का जो दंत सूत्र होता है वो होता है आपका 21, 23 ऊपरी जबड़े का, और निचले जबड़े का भी क्या होगा 21, 23। इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से क्या कर दो, गुणा।
तो 2 को इस 2 से गुणा करोगे तो ऊपरी जबड़े में कर्तन कितने हो जाएंगे आपके 4। इसको 2 से 2 से गुणा करोगे रत्न कितने हो जाएंगे 2। इसको 2 से 2 गुणा करोगे अगर चौना कितने हो जाएंगे 4। इसको 2 को 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएंगे 6। इसी प्रकार निचले जबड़े की बात करें तो सेम टू सेम आ जाएंगे 4 2 4 और 6। यानी कि कर्तन की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी है 4 और निचले जबड़े में भी कितनी होगी 4। रत्नक की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होगी 2 और निचले जबड़े में भी कितनी होगी 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी 4। फिर अग्र प्रीमोलर अग्र चवर्णक ऊपरी जबड़े में कितनी होगी 4 निचले जबड़े में भी कितनी होगी 4। और मोलर यानी कि चवर्णक ऊपरी जबड़े में कितनी होगी 6 और निचले जबड़े में भी कितनी होगी 6। तो ऊपरी जबड़े में अपन के कितने दांत हो गए 16 और निचले जबड़े में कितने होंगे 16। तो 16 और 16 32। तो दंत सूत्र क्या हुआ 21 23 और अस्थायी दांतों का दंत सूत्र क्या होता है 21 0 2। तो ऊपरी जबड़े को भी 2 से गुणा कर लो और निचले जबड़े के लिए भी दंत सूत्र क्या होगा 21 0 2। तो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 2 को 0 से गुणा करोगे 0 और 2 को 2 से गुणा करोगे 4। तो इस प्रकार अगर अस्थायी दांत है दूध के दांतों में ऊपरी जबड़े में कर्तन कितना होता है 4। रत्न कितना होता है 2। प्री मोलिकुलर अग्र चवर्ण कितना होता है 0 और मोलिकुलर यानी कि चवर्ण कितने हो गए आपके 4। ऊपरी जबड़े में ये होता है और निचले जबड़े में भी यही होंगे। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों में या दूध के दांतों में दांत का कौन सा प्रकार नहीं होता है। तो दांत का कौन सा प्रकार नहीं होगा आपके अग्र चवर्णक यानी कि बच्चों में किस प्रकार के दांत नहीं आते हैं वो होता है अग्र चवर्णक होता है। अब अगला यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारा दांत किससे बने होते हैं दांतों का निर्माण कैसे होता है। तो अब आ जाए दांत का निर्माण कैसे होता है। दांत का निर्माण तो दांत का जो निर्माण है वो 2 भागों से यानी कि ऊपर के दांत जो सफेद वाले भाग दिख रहे हैं वो तो होता है आपके किसका बना होता है डेंटिन या इसको बोला जाता है डेंटाइन से। किसका बना होता है डेंटिन या डेंटाइन। और नीचे क्या होती है इसकी जड़ें दांतों क्या होती है जड़ें या इसको बोला जाता है आपके मसूड़े। यानी कि दांत का जो सफेद भाग है वो तो बना होता है आपके डेंटिन से और मसूड़े नीचे वाले भाग होते वो क्या होते हैं मसूड़े जो किसके बने होते हैं मांसपेशियों से। किसके बना होता है मांसपेशियों से। अब बात आती है कि डेंटिन है वो किस किस पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो डेंटिन में एक पदार्थ होता है वो होता है एक तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में किससे मिलकर बना होता है ये इनेमल से। किससे मिलकर बना होता है इनेमल से। अब इसमें जो डेंटिन हो किसका बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और इसके ऊपर जो व्हाइट परत होती है वो किसकी बनी होती है इनेमल की होती है। ये इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोर भाग यानी कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है तो वो आपका कौन सा होगा इनेमल होगा। कौन सा होगा इनेमल। अब क्यों होता है क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा होती है पानी की मात्रा वो 0% होती है। कितनी प्रतिशत होती है 0% होती है। अब कुछ अपन देखते हैं कोई पूछा जाता है कि हाथी के 2 बार के जो दांत है वो किस प्रकार के होते हैं। तो हाथी के जो वो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बाहर वाले हाथी के जो बाहर दिखाई देने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं वो होते हैं आपके कर्तन। कहा जाता है ना कि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। तो जो हाथी के जो दिखाने के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार का होता है अपन के कर्तन प्रकार का। इसी प्रकार अगर कोई भी मांसाहारी जंतु होता है जो ज्यादा मांस वगैरह खाता है तो उनमें कौन सा प्रकार का दांत ज्यादा विकसित होता है वो होता है आपके
रत्नक प्रकार का। कौन सा होता है? रत्नक। अब ये हो गया आपके दांतों के बारे में। अब अपन का मुख का दूसरा पार्ट कौन सा है? जीभ। दूसरा कौन सा है? जीभ। जीभ कैसा है आपका? एक संवेदी अंग होता है, संवेदी अंग होता है, इसलिए इस पर एक क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं क्या उत्पन्न करती है अपन के लिए? स्वाद का उत्पन्न करती है। और ये जीभ किसकी बनी होती है? ये मांसपेशियों से बनी होती है। किसकी बनी होती है? मांसपेशियों से। जीभ का जो अगला सिरा है वो तो क्या होता है? अगला सिरा तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और इसका जो पिछला सिरा होता है वो एक हड्डी से जुड़ा रहता है। उस हड्डी का नाम क्या होता है? हायोइड हड्डी। कौन सी हड्डी होती है? या इसको बोला जाता है गले वाली हड्डी। तो जीभ किसकी बनी होती है? मांसपेशियों से। अगला सिरा स्वतंत्र होता है और इसका पिछला सिरा हमारे गले वाली हड्डी यानी कि हायोइड से जुड़ी रहती है। अब जीभ का अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वाद होता है। मान लो ये आपकी एक जीभ है, इस जीभ का जो अगला सिरा है वो अपन को किसका कौन सा स्वाद उत्पन्न करवाती है? मीठा। कौन सा स्वाद उत्पन्न करवाती है? मीठा। जीभ के इधर जो साइड में इधर जो भी स्वाद है वो किसका स्वाद आएगा? आपके नमकीन का। जो भी नमकीन होगी वह जैसे स्वाद। और जीभ के जो यहाँ पर बीच में है यहाँ पर स्वाद आएगा आपको कड़वे का। किसका स्वाद आएगी? कड़वा। और यहां पर आपको जो भी आप जैसे प्याज वगैरह, लहसुन इत्यादि जो भी खाते हैं उसका स्वाद आएगा। अब ये तो हो गए अंगों के बारे में जानकारी। अब हमारे मुख में पाचन की क्रिया कैसे होती है, कौन सा एंजाइम काम करता है, कौन सा नहीं करता है, वो वाला। तो सबसे पहले मुख में अगर पाचन करें तो अपन भोजन खाते हैं तो सबसे पहले क्या खाए? मुख की बात करें तो मुख में क्या होता है आपकी? या मुख गुहा। मुख गुहा में हमारे क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी या कह सकते हो 6। ये लार ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती है? लार का। किसका स्त्रावन करती है? लार का स्त्रावन करती है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। तो इस प्रकार लार की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसे होगी आपकी? कम अम्लीय। अब इस लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2। एक तो आपका होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और दूसरा होता है लारिये टाइलिन या इसको बोला जाता है लारिये एमाइलेज। अब लाइसोसोम का क्या काम है? जो भी अपन भोजन करते हैं उस भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करना या उन बैक्टीरिया से अपन को बचाना, बैक्टीरिया को नष्ट करना। ये तो हो गया आपके लाइसोसोम का काम। दूसरा होता है लारिये टाइलिन। तो अपन क्या भोजन में जो भी खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो जो आपका जटिल भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को ये लारिये टाइलिन किसमें बदल देगा? आपके ग्लूकोज में। किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? आपके टाइलिन। और किसमें बदला? इसको ग्लूकोज में। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना हो गया? 70% यहाँ पर क्या होता है? पाचन होता है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज पूछी जाएगी कि मुख गुहा में भोजन के किस रूप का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन। और बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम होता है।